So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of forward rate agreement. ठीक है, तो FRA जो है क्वाइट इजी है. ठीक है, इसका एक बार हम जो है प्रोसेस समझ लेते हैं. पर्टिकुलर जो FRA है वो हेजिंग के लिए यूज़ हो जाता है या आर्बिट्रेज के लिए यूज़ होता है. हेजिंग का मतलब होता है सर्टेनिटी. अब सर्टेनिटी मतलब कि मेरे को फिगर्स पता हो फ्यूचर के, अब वो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, पर आर्बिट्रेज में सर्टेनिटी के साथ शॉर्ट प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ. सपोज़ करो कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने वांट टू बोरो आफ्टर 3 मंथ. उसको 3 महीने बाद ना कुछ बोरो करना है और 3 महीने बाद उसको बोरो जो करना है वो 6 महीने के लिए करना है. ठीक है, उसको डर है कि जो मैं 3 महीने बाद कुछ बोरो करूँगा 6 महीने के लिए वो बोरोइंग का रेट बढ़ नहीं जाए. तो ऐसे केस में वो टुडे वो 3x9 FRA खरीद लेगा. आप समझ रहे हो 3x9 FRA का मतलब क्या होता है? 3 महीने बाद 6 महीने के लिए. इसको ऐसा बोलो, 3x9 FRA को ऐसा बोलना रहेगा 3 महीने बाद 6 महीने के लिए मैंने FRA लिया है. तो सपोज़ करो कि 3 महीने बाद 6 महीने के लिए उसको जो है उसने जो है FRA लिया और FRA लिया उसने 10% पे. व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये है कि आपने अभी FRA ले लिया 10% का. अब 3 महीने बाद जो भी रेट हो, कम हो ज़्यादा हो, आप तो 10% के हिसाब से ही आपको बोरिंग होगी. ठीक है, आपको तो वैसे भी डर लग रहा था ना बढ़ने का, अभी 10% फिक्स हो गया. अब सपोज़ करो कि 3 महीने बाद जब आपको लोन चाहिए रहेगा तो बैंक का लोन हो गया 15%. तो ऐसे कैसे आप बैंक को तो 15% दोगे वो तो ठीक है, 5% आपको FRA से बेनिफिट मिल जाएगा. बैंक का हुआ रेट 8%, तो बैंक को 8% दोगे, पर FRA से आपको 2% FRA के थ्रू आपको 2% देना पड़ जाएगा. मतलब समझ रहे हो, FRA एक तरीके से आपको 10 पे लेकर आएगा कैसे ना कैसे. आप एक्चुअल ट्रांजेक्शन करो, FRA उसके डिफरेंस पे खेल लेगा. देखो अब मैं आपको समझाता हूँ. क्वेश्चन करते हैं कि मेसर्स पाकर एंड कंपनीज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो. देखो कंटेम्पलेटिंग टू बोरो, उसको ना बोरो करना है कितना, 60 करोड़ बोरो करना है 3 महीने बाद. ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ. इधर ये बोला फॉर अ पीरियड, उसको 3 महीने के लिए करना है और 6 महीने बाद करना है. ठीक है, उसको 6 महीने बाद जो है 3 महीने के लिए बोरो करना है. अब करंट इंटरेस्ट रेट 9% है. अब उसको डर लग रहा है कि मैं जो 6 महीने बाद जब बोरो करूँगा इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं जाए. तो ऐसे केस में वो FRA में एंटर हो गया 9.3 के 9.3% का FRA अवेलेबल था. अब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ FRA एंड एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कंपनी. ठीक है, अगर एक्चुअल रेट 6 महीने बाद 9.6 हो गया तो ठीक है, जब एक्चुअल रेट 9.6% हो गया है तो हम बैंक को 9.6 देंगे, FRA से हमको 0.3 का कंपेंसेशन मिल जाएगा. और जब 8.8 हुआ तो हम 8.8% बैंक को देंगे और 0.5% FRA से FRA को हमको देना पड़ेगा. 0.5 FRA को हमको देना पड़ेगा, FRA से हमको देना पड़ेगा. तो ऐसे केस में टोटल 9.3 ही आएगा. तो सपोज़ करो कि 9.6% पर एनम अभी रेट हुआ, तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट जो बैंक को पेबल होगा वो कितना होगा? वो ये होगा कि हमने 60 करोड़ का 9.6% लिया इंटू 3/12, ये है 1.44. आपको 1.44 करोड़ पे होंगे और आपको रिसीव भी होगा. रिसीव FRA से कंपेंसेशन रिसीव होगा 60 करोड़ इंटू 0.3% इंटू 3/12, ये हो जाएगा 0.045 करोड़. 0.045 करोड़. तो ऐसे केस में आपको नेट कितना पे करना है? 1.44 माइनस 0.045 करोड़, ये हो गया 1.395 करोड़. अब समझो ये 1.395 करोड़, ये अब 1.395 करोड़ है. 1.395 डिवाइड बाय 60 करोगे, 1.395 डिवाइड बाय 60 करोगे इंटू 100 करोगे तो ये 2.32% आया. ऑब्वियस सी बात है 3 महीने का रहेगा, इंटू 4 करोगे तो 9.3% जो है वो साल भर का रहेगा. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ले दे के एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो 9.3% ही निकला. रही बात दूसरा, तो उसमें 1.88% पे 8.8% है, तो 60 का 8.8% इंटू 3/12 1.32 करोड़ तो आपका पे होगा ही होगा. ठीक है, और 60 पे 0.5% इंटू 3/12 0.075 इधर पे होगा. तो 1.32 प्लस 0.075 ये हो गया 1.395. और वही 1.395 को डिवाइड बाय 60 करेंगे, इंटू 100 करेंगे और इंटू 4 करेंगे तो 9.3% हमारा पर एनम हो जाएगा.
तो ये तो चलो हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। पर हमको समझने वाली बात ये है कि एक तो आपने एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की टेबल बना दी, ठीक है। और एक पॉइंट ये होता है कि इसके थ्रू आपने एक तो टेबल बना दी, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको जो है एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताना है, ठीक है। और आपको बाकायदा कैलकुलेशन एक टेबल बनानी रहेगी, ठीक है। और टेबल के थ्रू शो करना रहेगा कि देखो हमको अमाउंट में इतना पे करना पड़ा, हमको अमाउंट में इतना रिसीव हुआ, तो ऐसे केस में हमारा नेट अमाउंट कितना गया और इतना उसका परसेंटेज मतलब कितना परसेंट हमारा गया, ठीक है। ऐसा बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमको एफआरए से बेनिफिट मिल रहा है, जो या एफआरए के थ्रू जो हमको पे करना पड़ रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, दो चीज़ रहेगी, एक तो बोरोइंग रहेगा और एक होगा कि मेरे को लैंड करना है। देखो चलो, टीएम थ्रू सी अगला क्वेश्चन टीएम फिनकॉर्प के ऊपर है। टीएम फिनकॉर्प हैज़ ब्रॉड 6x9 एफआरए, तो 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, राइट, इसको ऐसा बोलना। तो बोरो कितना करना है, 100 करोड़, और एफआरए कितना लिया इन्होंने, 5.25%, ठीक है। ऑन सेटलमेंट डेट माइबोर टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोस। अब देखो क्या क्या हुआ, ऑन सेटलमेंट डेट, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, ऑन सेटलमेंट डेट, राइट। माइबोर इतना हो गया, 3 महीने 6 महीने 9 महीने का माइबोर ऐसा हो गया। तो देखो आपका एफआरए जो था वो 5.25% था, आपको तो 100 करोड़ बोरो करने हैं, डर लग रहा है बढ़ने का, तो आपने एफआरए ले लिया। सेटलमेंट डेट पे माइबोर ऐसा है, ठीक है। अब हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस टू टीएम फिनकॉर्प निकालना है इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स। अब समझो ये जो पीरियड है 6 महीने बाद 3 महीने के लिए ना, राइट। तो ऐसे केस में जो है 3 महीने का माइबर लोगे, मतलब एक तरीके से 5.5 माइबर हो गया। पर हमने 5.25 पे लेके रखा था, तो हमारा 5.25 इधर से गया और 0.25, ठीक है, एफआरए के थ्रू गया, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं ये बोलना चाहूँगा कि 5.5 हमने जो है बैंक को दिया, क्योंकि 3 महीने बाद तो रेट यही है, बट हमको कंपेंसेशन मिला 0.25% का, क्योंकि हमने एफआरए लेके रखा था। तो एक तरीके से प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 25 बेसिस पॉइंट का, राइट। अब पूछ रहे अपने से सेटलमेंट अमाउंट, राइट। तो जब आपको प्रॉफिट जो है वो 0.25% का हुआ है, तो ऐसे कैसे सेटलमेंट अमाउंट सी देखो। तो देखो अगर हम 3 महीने को इधर 90 डेज़ माने, तो एक तरीके से अगर हम एफआरए देखें, एफआरए में 0.25%, राइट। 100 करोड़ जो थे हमारे, इसका 0.25% हमको जो बेनिफिट मिला जो है 25 लाख, ठीक है। 0.25 करोड़ है, मतलब एक तरीके से 25 लाख हो गया, ठीक है। पर ये जो 0.25% है वो साल भर का है, तो ऐसे कैसे हमको 3 महीने का, तो 25 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो एक तरीके से 6,25,000 रहेगा। अब ये जो 6,25,000 है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी 3 महीने की। एक्चुअल डिस्काउंट रेट आपका 5.5% है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जब डिस्काउंटिंग करोगे, ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 6,16,522 आएगी। 1 सेकेंड, पर सी इन्होंने बोला है कि एज्यूम 360 डेज़ इन ईयर, ठीक है। पर क्वेश्चन में जो है इतने में इन्होंने इसको 92 डेज़ लेके रखा है। जैसे हम 90/360 कर रहे हैं, क्वेश्चन इसको 92 डेज़ ले रहा है। तो अगर सिंस क्वेश्चन इसको 92 डेज़ ले रहा है, तो ऐसे केस में अगर हम 92 डेज़ से कैलकुलेट करें, तो समझो 100 करोड़ है, इसका 0.25% करा, ये हुआ हमारा 25 लाख। अब ये जो 25 लाख है, राइट, ये जो 25 लाख है, इसको इंटू 92 डिवाइड बाई 360 करो, तो आपको इतना बेनिफिट होगा 6,38,888, ठीक है। अब इसकी डिस्काउंटिंग कर लो, 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, इसकी डिस्काउंटिंग करोगे तो ऐसे केस में आपको 6,38,888 आएगा। हाँ, तो 6,30,222 ये आपका रहेगा, ठीक है। देख लो एक और क्वेश्चन आया एफआरए का। तो देखो फॉरवर्ड रेट अरेंजमेंट में, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में अभी हम जो है हेजिंग वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। और हेजिंग वाला पोर्शन आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से हेजिंग करें, कि एक बार एफआरए ले लेते हैं, देन फिर एक्चुअल जो भी हो एफआरए डिफरेंस में सेटल हो जाएगा। सी पी लिमिटेड इज़ कंटेम्पलेटिंग टू बोरो, ठीक है। बोरो एन अमाउंट, वापस बोरो का आ गया, बोरो एन अमाउंट ऑफ 50 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के पीरियड के लिए, ठीक है। इन द कमिंग 6 मंथ, आने वाले 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, ठीक है।
करंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बट मेरे को लग रहा है कि वो अप हो जाएगा इन 6 मंथ टाइम। कंपनी वॉन्ट्स टू हैज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो हैज कैसे कर रहा है, FRS का 8.3% है। अब देखो अरेंजमेंट कैसे होगा कि कल को अगर 6 महीने बाद 8.6% हो गया तो हम बैंक को 8.6% देंगे, बट FRS से हमको 0.3 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेटर अगर 7.8 होता है तो बैंक को 7.8 देंगे और FRA के थ्रू हमको जो है 0.5% और देना पड़ेगा, तब जाके 8.3 पे सेटल होगा। तो हमको सेटलमेंट अमाउंट निकालना होगा, ठीक है। तो कंप्यूट द इफेक्ट ऑफ FRA एंड एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट टू द कंपनी। देखो इफेक्ट ऑफ FRA एक तरीके से हो गया सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ FRA। और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कायदे से एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है कि वो 8.3% होगा, पर फिर भी आपको कंप्यूट करना है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो पहले तो हम जो है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सी बोरो कितना करना है, 50 करोड़ करना है ना। तो जो आप पे करोगे वो 8.6% से, 50 करोड़ का 8.6% निकालो, ठीक है। और इसको जो है 3 महीने के लिए इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये है 1.075, ये हो गया 1.075 करोड़। ये करा आपने पे। अब रिसीव की बात करें, तो 50 करोड़ इंटू 0.3, 50 करोड़ इंटू 0.3%, तो 1.075 करोड़ आप पे करोगे, ठीक है। रही बात आपको कंपेंसेशन रिसीव होगा 0.3 करोड़, 0.3%, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 50 इंटू 0.3%, ठीक है, इंटू 3/12, राइट। सी अगर हम सबसे पहले निकाले इफेक्ट ऑफ FRA एक तरीके से सेटलमेंट अमाउंट, तो वो क्या रहेगा कि आपका 8.6% इंटरेस्ट है, पर आपको जो है 0.3 FRA से मिल जाएगा। तो ऐसे केस में 50 करोड़ इंटू 0.3%, ये है 0.15 करोड़, राइट, ये रहेगा 0.15 करोड़। और इसको जो है इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो ऐसे केस में 0.0375 करोड़, मतलब कि इसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करा तो ऐसे कैसे 3,75,000 आया। 3,75,000 आपको FRA से बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 8.6% पे, उसका 3 महीने का निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ऐसे केस में 367,107 आएगा, राइट। तो आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो है हमारा 50 करोड़ पे 8.6% का इंटरेस्ट और इंटू 3/12, ये जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 1.075 करोड़, ठीक है, इसमें आपको जो है 367,107 का बेनिफिट कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा। इसको वही 50 करोड़ से डिवाइड करो तो ऐसे केस में जो है आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर 7.8% होता है तो 7.8% बैंक को जाएगा और 0.5 FRA के थ्रू जाएगा। अब समझो 6 महीने बाद 3 महीने के लिए सबसे पहले 50 करोड़, ठीक है। अब ये जो 50 करोड़ है FRA के थ्रू हमको कितना पे करना है, 50 करोड़, इसका 0.5% इंटू, ये हो गया हमारा 25 लाख। ये 25 लाख हमको FRA से पे करना है, पर इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करो तो 6,25,000 FRA से पे करना है। तो इसकी हमको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना निकालेंगे, 7.8, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 7.8% सिंस पर एनम है, इंटू 3/12 करो, ये 1.95% आया। बस अब 6,25,000 को 1.95% से प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 1 सेकेंड, तो ऐसे केस में 613,046 इस तरीके से आएगा। जब आपने 6,25,000 को 1.95% से आपने अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो 6,13,000 आएगा। इन द सेंस कि आप पे कितना कर रहे हो 7.8% के हिसाब से, 7.8% के हिसाब से 50 करोड़ पे कितना पे कर रहे हो, 50 करोड़ इंटू 7.8% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये 0.975, ये 0.975 करोड़, मतलब 97.5 लाख, ठीक है, प्लस 6,25,000,
6,13,000। तो जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट ऑफ लोन आपका 97.5 रहेगा, बाकी 6,13,000 आप उसको जोड़ दोगे तो आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। ये जो अमाउंट है तो आप परसेंटेज निकालोगे तो वो 3 महीने का आएगा, उसको आप 12 महीने के लिए कर देना। ओके, द ट्रेजरर ऑफ अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव कैश इनफ्लो। अब देखो ये इनफ्लो के ऊपर है, राइट। देखो ट्रेजरर ऑफ अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव अ कैश इनफ्लो, तो अभी अपन आउटफ्लो देख रहे थे, उसको लग रहा है कैश इनफ्लो होगा 90 डेज़ में, इन 90 डेज़, ठीक है। ये है अपना 150 लाख डॉलर का, ठीक है, 90 डेज़। ट्रेजरर एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू फॉल। अब पैसे आ रहे तो अब इसको जमा करेंगे ना कहीं, तो उसको लग रहा है कि जमा क्या करना, इंटरेस्ट रेट तो जो है फॉल होगा, उसका डर है। तो इन ऑर्डर टू हेज अगेंस्ट द रिस्क, ट्रेजरर ने डिसाइड किया तो यूज़ FRA दैट एक्सपायर इन 90 डेज बेस्ड ऑन 90 डे लाइवर। तो FRA उसने 1.5% पे FRA लिया दैट एक्सपायर्स इन, ठीक है, दैट एक्सपायर्स इन 90 डेज, ठीक है। और इफ बेस्ड ऑन 90 डे लाइवर द FRA इज कोटेड एट 1.5%, एट एक्सपायरेशन लाइवर 1.25% हुआ। पर ठीक है, हमने तो 1.75 पे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था। नोशनल प्रिंसिपल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज 15 लाख, ठीक है। सॉरी, नोशनल प्रिंसिपल क्या, 150 लाख तो नोशनल प्रिंसिपल ही था, ठीक है। अब वेदर द ट्रेजरर शुड टेक द लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन टू हैज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखो सबसे पहले तो क्या लॉन्ग लेना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए टू हैज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो समझो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ठीक है, आपको सबसे पहले रिसीवेबल हो रहा है तो आपको डर है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो जाए, तो इसलिए आप जो है शॉर्ट पोजीशन लोगे। अब लिखा हुआ है कि यूजिंग द एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, अब आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ FRA। तो आप 90 डेज़ बाद 90 डेज़ के लिए, तो ऐसा नहीं करोगे 90 × 180 FRA, नहीं 3 × 6 FRA करोगे, राइट, डेज़ में नहीं होता। कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द कंपनी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ एंटर इनटू FRA। क्या आप FRA में एंटर हुए हो तो क्या गेन और लॉस हुआ, ठीक है। देखो FRA तो आपका गिरा ही ना, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट रेट तो आपको गिरा ही था, तो आपका FRA से तो 0.25% का वही गेन ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप गेन निकालोगे FRA से तो वो कितना निकलेगा कि 150 लाख को 0.25% से मल्टीप्लाई करो इंटू 90/360, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो 150 लाख है, इसको 0.25% से मल्टीप्लाई किया इंटू 90/360 करा, तो ऐसे केस में 0.9375 इंटू 1 लाख किया तो 9375 आया। अभी जो 9375 है, ऑब्वियस सी बात है कि इसको डिस्काउंट करोगे 90 डेज़ के लिए, तो उसको डिस्काउंट करोगे 90 डेज़ के लिए, तो ऐसे केस में जो है 9345.79 ये आपका आएगा गेन। अब आएंगे दो क्वेश्चन ये आएंगे FRA के, कुछ थोड़े से हट के रहेंगे, वो अब अपन करते हैं। चलो ये है फॉलोइंग इज़ द यील्ड स्ट्रक्चर ऑफ AAA रेटेड डिबेंचर। तो ये यील्ड स्ट्रक्चर दे के रखा है। अब बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेशन थ्योरी कैलकुलेट इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इन ईयर 2 एंड ईयर 3। समझो ईयर 2 एंड ईयर 3 क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इन ईयर 2 एंड ईयर 3। ये बोल रहे हैं कि 1 साल का फॉरवर्ड रेट निकालो। ऑब्वियस सी बात है, 1 साल का फॉरवर्ड रेट, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, मतलब कि ईयर 2 पे अगर मेरे को 1 साल का निकालना है तो मैं ईयर 1 पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो 1 साल बाद 1 साल का फॉरवर्ड रेट, ठीक है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट निकलेगा इन ईयर 2। तो 1 साल बाद का रेट कितना है, 10.50%, ठीक है। और हमें जो है इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट निकालना है ईयर 2 पे, ईयर 2 का, और ईयर 2 का रेट क्या है, वो है 11.25, राइट। तो इसको ऐसा समझो कि जब 1 साल की मैच्योरिटी रहेगी तो 10.5% है, 2 साल मैच्योरिटी रहेगी तो 11.25% है। तो सेकेंड ईयर के लिए देखो, 2 साल की मैच्योरिटी और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। 2 साल का इंटरेस्ट रेट, 2 साल की मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये होगा 1.1125 डिवाइड बाय 1.1050, ये हो गया हमारा, ठीक है, 6.1 सेकेंड। पहले 2 साल का इंटरेस्ट रेट है ना, 1.1125 इंटू इक्वल टू ये होगा, ठीक है, 1.1125 इंटू इक्वल टू डिवाइड बाय 1.1050 ये होगा। तो -1 करोगे इंटू 100 करोगे तो ऐसे केस में आपका 12% आएगा।
ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, कैलकुलेट 1 ईयर इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। अब ऐसे केस में अब आपको ईयर 3 का भी निकालना है, ठीक है। तो 2 ईयर का रेट है 11.25%, 3 ईयर का रेट है 12%। आप समझो, अब ऐसे केस में क्या होगा, 1.12 का क्यूब, देखो 2 ईयर की मैच्योरिटी का 1.25% है, 3 ईयर की मैच्योरिटी पे 12% है, तो 1.12 का क्यूब डिवाइड बाय 1.1050, राइट। और एक है हमारा 1.12, उससे आप निकाल लो। तो आपको ऐसे केस में समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कि हमको बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेशन थ्योरी 1 ईयर का रेट निकालना है। अब ईयर 2 की बात करें तो 1.1125 इंटू इक्वल टू डिवाइड बाय 1.1125 इंटू इक्वल टू 1.1125 इंटू इक्वल टू, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 1.1050, ये हो गया हमारा 12%, राइट। अब जब हमको ईयर 3 इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इन ईयर 3, जैसे कैसे 1.12 इंटू क्यूब करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.1050 डिवाइड बाय 1.12, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट जो हमने निकाला वो निकालो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो निकालो, राइट। तो ऐसे केस में जो है 13.52% हमारा आया। आप समझो, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 50 बेसिस पॉइंट, तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर जो है 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% से बढ़ा, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो बड़ा तो ऑब्वियसली बात है, प्राइस तो कम होगी, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल है। आप समझो, इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 50 बेसिस पॉइंट से, चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल है, और बॉन्ड जो है फेयरली प्राइस्ड है एट द मोमेंट 1000। सबसे पहले बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी बोलिए, 5 साल, ठीक है, तो 5 साल है, फेयरली प्राइस्ड है 1000। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले आप बॉन्ड की वैल्यू निकालो 5 साल बाद की। जब यील्ड जो है 12% है, तो 1,00,000 पे तो 1000 इंटू 1.12 की पावर 5 कर दो, तो 12% इंटरेस्ट से इसको 5 साल के लिए कंपाउंड करना, और 12.5% से जो है इसको डिस्काउंट करना। तो देखो, अब ऐसे केस में आप जब वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी आएगी 978। तो समझो, आपकी कितनी थी, 1000 की प्राइस, 978 हो गया, तो 1000 माइनस 978 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। वो इस तरीके से आपको परसेंटेज चेंज आप निकाल लोगे। तो सी हमने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को भी हमने इधर इनकॉर्पोरेट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन था। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डेटा देख रखा है और आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है और 91500 हो गया, तो 1 लाख की ऐसी डिस्काउंटिंग करी कि 91500 हो गया। तो देखो 1 लाख डिवाइड बाई 91500, ठीक है, 1 लाख डिवाइड बाई 91500 -1 कर दो इंटू 100 कर दो, तो 9.28%, राइट, ये हो गया 9.28%। अब 1 लाख की ऐसी डिस्काउंटिंग करी 2 साल, ठीक है, कि वो जो है 98500 हो गया। अब जब 2 साल डिस्काउंटिंग करी तो समझो कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी रिसीव हो रहा है। तो 10,000 पहले इंटरेस्ट रेट रिसीव हुआ, 10,000, ठीक है, 1,10,000 दूसरे साल। तो पहले साल की जो डिस्काउंटिंग है वो तो 9.3%, 1.93% जो भी हमको पता है, ठीक है, तो 1 + 0.093 हो गया, 1 + 0.093, ठीक है। दूसरा साल जो 1,10,000 है, इसकी डिस्काउंटिंग कैसे होगी, इसकी डिस्काउंटिंग करने के लिए आपको सेकेंड ईयर का रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर का रेट। तो दूसरे साल का ऐसा निकलेगा रेट 1.093 इंटू 1 + R। मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई 10,000 है पहले साल का, दूसरे साल का 1,10,000 है। पहले 10,000 की डिस्काउंटिंग तो 1.093 हो गया, दूसरे 1,10,000 जो है उसकी डिस्काउंटिंग कैसे होगी, 1.093 इंटू 1 + R, ठीक है। और फिर हमने जो है उसको R के लिए कैलकुलेट किया, तो वो जो है 12.60% आया।
तो पहले साल का 9.3% आया, ठीक है। दूसरे साल का 12.63% आया, ठीक है। अब तीसरे साल का कैसे है कि आपकी जो है तीसरे साल में जो है करंट वैल्यू 99,000 है, ठीक है। अब 10,500 आपको हर साल मिल रहा है, दूसरे साल भी मिला, और तीसरे साल आपको जो है 1,10,500 मिला। पहले साल की डिस्काउंटिंग 9.3% से हुई, दूसरे साल की डिस्काउंटिंग 9.3% इंटू 12.63% से हुई, तीसरे साल की डिस्काउंटिंग 9.3% इंटू 12.63% इंटू 1+R। और इस तरीके से हमने जो है R के लिए कैलकुलेशन किया, राइट। उसी ही बेसिस पे जो है हमको ये वाला कैलकुलेशन करना है। सी क्या लिखा हुआ है कि एक साल की मैच्योरिटी है, 91,000 है, वही करो कि 1,00,000 डिवाइड बाई 91,000, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 91,000, ठीक है, -1 इंटू 100 करा तो ये हुआ हमारा 9.89%, राइट। और अगर सिर्फ एक ही डिजिट रखनी है तो 9.9%, सही, ठीक है। अब अगला है जैसे 10,500, तो 10,500 है ना पहले साल, दूसरे साल भी 10,500 है, पर ठीक है दूसरा साल रिडम्पशन भी हो रहा है तो 1,10,500, राइट। तो 10,500 को डिस्काउंट करो वही मतलब कि 10,500 को डिस्काउंट करो 9.9% से, और दूसरे को जो है 1.099 इंटू 1+R, ठीक है। इस तरीके से डिस्काउंटिंग करो और इक्वल टू 99,000 रहेगा ये। तो इस तरीके से जो है आपका R आएगा, वो आएगा 12.4, ठीक है। अब 3 साल की मैच्योरिटी का कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे आपको 11,000 पहले मिलेगा, फिर 11,000 दूसरे साल में मिलेगा, ठीक है, फिर 1,11,000, ठीक है, तीसरे साल में मिलेगा। तो पहले साल में 9.9% से डिस्काउंट, दूसरे साल में 9.9 इंटू 12.4% से डिस्काउंट, और तीसरे साल में 9.9 इंटू 12.4 इंटू X% से डिस्काउंट करना रहेगा, राइट। और इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करना, तो तीसरे साल का आपको आ जाएगा 11.5% आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे साल का आ जाएगा 11.5%। अब देखो चौथे साल, ठीक है, 99,900 इक्वल टू, अब वही 11,500 पहले साल, 11,500 दूसरे साल, 11,500 तीसरे साल, और 1,11,500 चौथे साल। तो पहला 9.9% से, दूसरा 9.9 इंटू 12.4% से, तीसरा 9.9 इंटू 12.4 इंटू 11.5% से, और चौथा 9.9 इंटू 12.4 इंटू 11.5 इंटू X% से डिस्काउंट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ 9.9% से डिस्काउंट करना, मतलब कि वो 9.9 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 होगा, 1.099 से डिस्काउंट करना है इन द फिगर्स की अगर मैं बात करूँ। तो ऐसे केस में जो चौथे साल का इंटरेस्ट रेट आएगा वो 12.8% आएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करके हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेज वाला पोर्शन कवर करेंगे।